एप्लीकेशन समझाया था कि जब आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हो तो उससे वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे एक्सेलरेशन आता है। करेक्ट, पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी को लिखा था हमने कि ये होती है dx/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन अगेंस्ट टाइम, जबकि एक्सेलरेशन को अगर हम टाइम के लिए if velocity is differentiated against t, you will be getting acceleration. और इस सबको निकालने के लिए बस आपको एक ही रिजल्ट पता हो कि d/dx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस। बाकी बातें जो हमने बताई वो फिजिक्स में डायरेक्टली यूज नहीं होती, लेकिन आपकी 0 यूनिट में हो सकती है, रिफ्रेशर में दी रहती, पता होना आपको जरूरी। अदरवाइज जो हम सीधे अप्लाई करेंगे वो ये पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ एक सवाल। मान लो कोई पार्टिकल है और पार्टिकल की पोजीशन और टाइम में ये कनेक्शन, टाइम दिया हुआ है इन सेकंड्स, पोजीशन दी गई है इन मीटर, x इज इक्वल टू t टू द पावर 4। हम आपसे पूछते हैं कि इसकी वेलोसिटी बताइए एंड एक्सेलरेशन बताइए कब एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। बन जाएगा क्या इस सवाल आपसे? यस सर। पहले वेलोसिटी बताइए कि इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी। सर 40 क्यूब। 40 क्यूब, और t की जगह डाल दीजिए 2, कितना आएगा आंसर? सर 32 मीटर पर सेकंड। करेक्ट। ये हमको दिया है x इज इक्वल टू t टू द पावर 4, हमने निकाला dx/dt, वैल्यू इज 4t क्यूब, ये कहलाएगी वेलोसिटी, और इसमें हमने डाल देना है t इज इक्वल टू 2, इट विल बी 4 इंटू 2 क्यूब, दैट इज 32 मीटर्स पर सेकंड। एक जवाब हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू t इक्वल टू 2 पर कितनी आएगी? एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करें। वेलोसिटी कितनी आ रही है, इसको डिफरेंशिएट करें, कितना आएगा? 12t²। करेक्ट, इट विल बी 4 इंटू 3 इंटू t²। ये पावर निकल के बाहर आएगी, पावर में से एक रिड्यूस होगा, दैट इज 12t², और t की जगह हम इसमें 2 फीट कर देते हैं। ठीक है ना, 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन है। तो फिजिक्स में जितना आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा उसका फिलहाल एक यूज ये दिख रहा है। दूसरा यूज कहाँ पर है? मान लो बताते हैं आपको कि कोई क्यूब दिया गया है, एक मेटालिक क्यूब है, ठीक है, ये मेटल क्यूब है एंड दिस क्यूब इज हीटेड। क्यूब को हीट करने से उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी। हमको ये पूछा गया कि अगर हम हीटिंग करते हैं इसको, मान लो कि क्यूब की साइड लेंथ क्या है, सपोज इसकी साइड लेंथ है l, मीन्स l/l/l का एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या दी हुई है, और इस क्यूब को हम हीट करते हैं। हीटिंग करने से इसकी लंबाई बढ़ेगी। हमको ये बताया गया है कि रेट, या ये कहें कि लेंथ increases at 2 सेंटीमीटर पर, इसकी लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ती है, ठीक, हीटिंग करने से। आपसे पूछा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताइए व्हेन लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। जिस समय इसकी एक साइड 20 सेंटीमीटर की है उस समय इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना होगा? बता सकता है कोई? क्या करना पड़ेगा? हमसे पूछा गया है क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम का लंबाई से क्या कनेक्शन है? वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब। एल क्यूब। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आपसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के बढ़ने की रेट किसके रिस्पेक्ट में? जैसे आप देख रहे हो लेंथ इंक्रीजेज एट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब ये वैल्यू किस चीज की दी गई?
लंबाई में चेंज आया किसके रिस्पेक्ट में? वॉल्यूम के। सेंटीमीटर पर, दोनों इसकी यूनिट देखिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या मतलब हुआ इसका? टाइम के रिस्पेक्ट में dl/dt की वैल्यू है 2। अब लंबाई बढ़ी है कि घटी? बड़ी है। इसका मतलब की वैल्यू 2 कैसी है? पॉजिटिव। तो जो आपको डाटा दिया गया है वो डाटा ये कह रहा है कि dl/dt की वैल्यू है पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये डाटा गिवन, क्लियर, ये गिवन है। और जो पूछ रहा है टेक्निकली ये क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, किसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम का रेट? ऑब्वियसली टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कुछ नहीं दिया है और लेंथ दिए टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब dv/dt पूछ रहे हैं। करेक्ट, बट कब पूछ रहा है? एट l इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। जिस समय एक साइड 20 सेंटीमीटर की हो गई बढ़ते बढ़ते, उसमें रेट ऑफ चेंज। अब कर सकते हो कि आप इस सवाल को v की वैल्यू l3, इसको डिफरेंशिएट करना है किस चीज के रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। बता सकता है कोई कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2l², 3l², सॉरी। 3l²। इसके बाद भी कुछ आएगा? ये तो रिजल्ट तब आता जब हमने दिया होता आपको d/dl पूछा होता। तब आंसर क्या लिखते आप? जबकि वेरिएबल दोनों सेम होते हैं। ये l3 है, किस वेरिएबल के लिए डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? t। t। क्या करना पड़ेगा आगे? आपने ये मानते हुए सॉल्व कर दिया कि अगर ये टाइम रहा होता है, t क्यूब होता, तो आंसर आ गया 3t²। बट जिसको t मान रहा हो आप, वो t है क्या? नो, इट विल बी डिफरेंट। ठीक, आ रही सबको समझ में? जो आपने चेन रूल पढ़ा था ना, वो चेन रूल लग रहा है। अब इसमें जो जो डाटा आपको पता है वो रख दीजिए। ये आ गया 3, ये आ गया 20² dl/dt की वैल्यू कितनी दी गई? 2। देखते हैं हम, 3 इंटू 400 इंटू 2, वैल्यू कितनी है? 2400। यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्या आएगा? पर सेकेंड। पर सेकेंड, क्योंकि dv/dt है, न्यूमरेटर में आएगा वॉल्यूम का यूनिट, डिनोमिनेटर में आएगा टाइम का यूनिट। ये रिजल्ट हो। अब इतनी वैल्यू बढ़ी है कि घटी? बड़ी है। बढ़ी है, मतलब यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 1 सेकंड में वॉल्यूम इतना बढ़ रहा है। करेक्ट, बिल्कुल इजी है। मान लो इसी सवाल में हमने पूछा होता, सेम डाटा दिए हुए हैं, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ना पूछ करके हमने पूछ लिया होता रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, तो आंसर क्या होता? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है कि? 6l²। p²। इसका एक फेस जो है l/l² होता है, l²। उस तरह के 6 फेसेस होते हैं, तो सरफेस एरिया होता है 6l²। हम निकालना चाहते हैं d/dt ऑफ सरफेस। यहाँ भी आना चाहिए d/dt ऑफ 6l²। 6 विल बी कॉमन, d/dt ऑफ l² लेना है। क्या लिखोगे आप? कितना आएगा डिफरेंशिएशन इसका? बताइए। 12 into dl upon dt. इट विल बी 2l इंटू dl/dt। ये हो जाना चाहिए 12l इंटू dl/dt। इट विल बी 12 इंटू 20 और dl/dt की जगह। ठीक है ना? ये वैल्यू आने जा रही है 480 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर की क्यूब? सेंटीमीटर² पर सेकेंड। स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि ये सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया जो होता है उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट, ये फिजिक्स में इसका यूज है। अब मान लो हम एक सर्किल लेते हैं। सर्किल का एरिया जानते हैं हम कितना होता है? πr²।
सपोज ये बता दिया जाए कि सर्किल की जो रेडियस है वो इंक्रीजिंग, रेडियस बढ़ रही है, और dr/dt की वैल्यू दे रखी है हमने 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने पूछा है आपसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताइए व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। जिस समय रेडियस 10 सेंटीमीटर है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताइए। सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। एरिया इज 5r²। हम निकालना चाहते हैं dA/dt। यहाँ लीजिए d/dt ऑफ 5r²। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप, क्या चीज बाहर आएगी इसमें से? पाई। पाई नंबर है, पाई इज टेकन आउट, d/dt ऑफ r²। चलिए अब क्या आएगा इसका आंसर? 2r 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 into करेक्ट, dr/dt, क्योंकि 2 की पावर बाहर आई, r की पावर बची 1। वेरिएबल सेम नहीं था, वेरिएबल था r, तो हमने r को डिफरेंशिएट करा दिया अगेंस्ट t। अब इसमें से हमको डिफरेंट डाटा मालूम है, रेडियस दिया गया है 10 और dr/dt की वैल्यू दी गई है 3। 3 इंटू 2 6 इंटू 10 दिस इज 65, और यूनिट क्या होगी, क्योंकि हमने एरिया का चेंज पूछा है। करेक्ट। मान लो इसी सवाल में दिया होता है कि रेडियस इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, क्या करो? साइन चेंज। सर -65 माइनस, आप तो dr/dt लिखते हो लिखते -3 लिखते हैं, तो इतना एरिया 1 सेकंड में कम हो रहा है, मतलब यहाँ बाहर क्या लगता है माइनस। ठीक है, तो सर्किल में एक सवाल बन सकता है एरिया पर, दूसरा सवाल बन सकता है सर्कमफरेंस पर। मान लो मैंने सर्किल की सर्कमफरेंस दे रखी है 2πr, और मैं पूछता हूँ आपसे dc/dt बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफरेंस बताइए। कोई दिक्कत है इसको निकालने में? सर्कमफरेंस इज गिवन एज 2πr, हम निकालें dc/dt, इट विल बी d/dt ऑफ 2πr, इसमें से 2π कांस्टेंट है, इट विल बी dr/dt। 2π बाहर रखिए, dr/dt इज 3, आंसर विल बी 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है? यस सर। तो सर्किल पर ये 2 सवाल हैं। अब मान लो हम एक स्फीयर लेते हैं, यही चीज हम स्फीयर के साथ करते हैं। एक स्फीयर का रेडियस चेंज हो रहा है, हमने आपको dr/dt दे दिया, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये बता दिया कि रेडियस बढ़ रही है, मतलब इतना इंक्रीमेंट हो रहा है। हमने सरफेस का, सॉरी स्फीयर का रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपसे पूछ लिया, बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का रेडियस से क्या कनेक्शन है इसका? v इज इक्वल टू 4/3 pi r cube। करेक्ट, 4/3 पाई आर क्यूब। हम जानना चाहते हैं dv/dt। ठीक है, d/dt ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें से कितना बाहर निकालना है? 4/3 pi। 4/3 pi। करेक्ट करेक्ट, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन आप करने वाले हो सिर्फ आर क्यूब। करेक्ट, अब क्या कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन? 3r² dv/dt। करेक्ट, 3r² dr/dt। ठीक, 3 कैंसिल्ड, रिजल्ट इज 4πr² dr/dt। 4πr², रेडियस, अच्छा ये वैल्यू देना पड़ेगी यहाँ पर। dr/dt इज dv/dt बताइए व्हेन, ये सवाल में दिया रहेगा, ये आप तय नहीं करोगे, ये सवाल में दिया होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कब निकालना है, तो ये सवाल में दिया होगा, हमने तय नहीं करना है। ये आएगा 5², और dr/dt की वैल्यू दी हुई है 5। ये बन गया आपका 4π मल्टीप्लाइड टू 125, आंसर विल बी 505। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? होगी? यस सर। करेक्ट। तो ये स्फीयर के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकाल दिया।
मान लो हमने स्क्वायर के लिए सेम डाटा है, हमने सरफेस एरिया का चेंज पूछा है व्हेन r इज 5। ठीक है, स्क्वायर की सरफेस एरिया कितनी होती है? 4 pi r 4 pi r square. 4 pi r स्क्वायर। आप लीजिए ds by dt, इट विल बी d by dt ऑफ 4 pi r स्क्वायर। 4 pi कांस्टेंट है, आपने डिफरेंशिएशन r स्क्वायर का करना है, इट विल बी 2r dr by dt, 8 pi r dr by dt। लीजिए 8 pi 5 और यहाँ रखिए, यह आएगा 200 पाई और ये वैल्यू है सेंटीमीटर स्क्वायर पर फुट। सही है, ठीक है। यस सर। करेक्ट, ठीक। तो ये सारे केसेस जो आप अप्लाई करते हो, नियरली सारे केसेस हमने बता दिए। अच्छा चलो, आप मैं एक क्यूब की एक प्रॉब्लम बताता हूँ, सॉल्व कर सकते हो क्या? मान लो एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब का लीडिंग डायगोनल है, इसका डायगोनल हम मान लेते हैं कि डायगोनल की लेंथ कितनी है, डी, और इसकी साइड लेंथ है एल। हमने आपको दिया हुआ है कि dl by dt की वैल्यू है पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्यूब है, ठीक है, इसकी साइज ग्रेजुअली बढ़ रही है, किस रफ्तार से बढ़ रही है? 0। हमने पूछा है रेट एट विच इट्स डायगोनल इज इंक्रीजिंग, ये बताइए, बता सकता है कोई? डायगोनल का एल से क्या कनेक्शन? सर √3l। करेक्ट भाई, एल और डी में कनेक्शन ये होता है कि क्यूब के लिए जो डायगोनल होता है वो L√3 के इक्वल होता है। हमको इसका रेट ऑफ चेंज चाहिए, हम राइट साइड पे रेट ऑफ चेंज ले लेते हैं। क्लियर, √3 इज कांस्टेंट, ये बचेगा dl by dt, इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 2, आंसर इज 2√3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। The rate at which diagonal is changing its length. करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अगली एक प्रॉब्लम देखते हैं। एक सरफेस है, यहाँ पर कोई एक पुली लगी है, यहाँ आपने कोई एक ब्लॉक रखा हुआ, एक ब्लॉक रखा हुआ, इस ब्लॉक से एक थ्रेड जोड़ दिया है और थ्रेड को आप पुल कर रहे हो इस डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी v। तो किसी हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ, इससे एक थ्रेड कनेक्टेड है, थ्रेड पुली के ऊपर से जा रहा है एंड थ्रेड इज पुल्ड विथ वेलोसिटी v। हमको ये बताना है कि if this angle is theta, find the velocity of this block along horizontal direction। ब्लॉक इस डायरेक्शन में किस रफ्तार से चलता है, ये सवाल बता सकता है कोई? आपको ये देखना है कि जब ये ब्लॉक चलेगा तो कौन सी लंबाई नहीं बदल रही? हाइट। हाइट नहीं बदल रही, वो आपके कैलकुलेशन में वो बात एंटर करना जरूरी है, बिना उसके आंसर नहीं आने वाला। इस तरह के जो भी सवाल होते हैं ये कंडीशनल मोशन कहलाते हैं। तो पर्टिकुलर कंडीशन के अंतर्गत कोई चीज चल रही है तो वो कंडीशन कैलकुलेशन में यूज होनी, बिना उसके बाद नहीं बनेगी।
आप क्या करिए, इसको बढ़ाइए आगे। ठीक है, मान लो कि ये लंबाई x है, ये लंबाई y है और ये लंबाई l। x, y और l में क्या कनेक्शन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इन तीनों में क्या कांस्टेंट? वाई स्क्वायर। y y दिख रहा है कि ये कांस्टेंट है, ये कैलकुलेशन में आना जरूरी है बात। हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ एल स्क्वायर। डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। और डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, बता सकते हैं? 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी, करेक्ट। इसी तरह से ये टर्म हो चुका आपका जीरो, यहाँ गए, इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए 2l डी एल बाई डी टी। करेक्ट, दोनों साइड ये 2 कैंसिल करिए, ये बचना चाहिए x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये होना चाहिए l इंटू डी एल बाई डी टी। करेक्ट, क्या निकालना चाहते हैं? डी एक्स बाई डी टी, ये टर्म जानना चाहते हो आप। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, दिस इज एल बाई एक्स इंटू डी एल बाई डी टी। ये टर्म क्या है? सवाल में आपको वेलोसिटी दी है v। v मतलब 1 सेकंड में जो थ्रेड पकड़ो आप, उसको कितने सेंटीमीटर खींचा आप। मान लो एक सेकंड में इस थ्रेड को हम 7 सेंटीमीटर खींचते हैं, तो इन तीनों लंबाई में से कौन सी लंबाई 7 सेंटीमीटर चेंज होगी? एल। एल, क्योंकि यहाँ से जितना पुल करोगे आप ये थ्रेड उतना छोटा हो जाएगा। इसका मतलब डीएल बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी लिखी हुई। रिजल्ट क्या बचा हमारा? डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई एक्स इंटू वी। करेक्ट। अब क्या चाहिए? एल बाई एक्स, कितने के बराबर है एल बाई एक्स? सर देखिए डायग्राम, टेन थीटा। टेन थीटा तो वाई बाई एक्स हो, cos कॉस theta थीटा। कॉस थीटा एक्स बाई एल हो। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सर सेक थीटा। सेक थीटा, ठीक है ना। ये वैल्यू बराबर है सेक थीटा। ये रिजल्ट आ चुका है। ये क्वेश्चन नेशनल पेपर्स में 2-3 बार आ चुका है। ठीक है ना, सेक थीटा को नीचे ले जाओगे आप, कितना हो जाएगा? ये सवाल आप प्रीवियस पेपर चेक कर सकते हो, नेशनल पेपर्स में 2-3 बार ये सवाल आया कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, थ्रेड लगाया आपने, थ्रेड को आपने पुल किया, इफ दिस एंगल इज थीटा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, इट विल बी v बाई cos थीटा। अच्छा, मान लो हमने थीटा इसको नहीं इसको दिया होता, क्या फर्क पड़ता आंसर पे? यहाँ सेक थीटा के बजाय क्या लिखना पड़ा? cosec cosec theta. theta ठीक है ना। तो देखिए ये सवाल कैसा पूछा गया है, जो मैंने एक बताया, एक सवाल कंप्लीट हो गया। इसी सवाल को ऐसा भी पूछ लिया गया है कि थ्रेड का एंगल वर्टिकल लाइन से दिया हुआ है, दिस एंगल इज गिवन थीटा। अब जब ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, और अगर ये थीटा हुआ तो सवाल ऐसा हो गया कि ये बेस बन गया, क्योंकि जिस पर दो एंगल होते हैं वो बेस बन जाता है, तो बेस से बनेगा एल्टीट्यूड। तो अब क्या होगा कि एक्स बाई एल की वैल्यू बराबर होगी साइन थीटा की, तो ये बनेगा कॉसेक थीटा। मतलब डिनोमिनेटर में ले जाओगे आप, कितना हो जाएगा? करेक्ट है बात? अब चलिए अगली प्रॉब्लम पर चलते हैं। अगली प्रॉब्लम ऐसी है, सपोज 2 पुलीज लगी हुई, इनके ऊपर से कोई थ्रेड जाता है। क्लियर? इन थ्रेड्स को आप दोनों थ्रेड्स को पकड़ के पुल करते हो, और यहाँ से कोई ब्लॉक बंधा हुआ, कोई ब्लॉक बंधा हुआ है, इसका कुछ वेट है। जैसे इन दोनों थ्रेड को नीचे खींचोगे आप, ब्लॉक कहाँ जाएगा? ऊपर। तो पुली अपनी जगह पर घूम सकती है, लेकिन पुली ऊपर नीचे नहीं जा सकती। पुलीज आर फिक्स, दिस कैन रोटेट ओनली। तो अपनी जगह पे घूम सकती है। इन दोनों थ्रेड को
आप वेलोसिटी v से नीचे की तरफ खींच रहे हैं, बोथ द थ्रेड्स आर पुल्ड विथ वेलोसिटी v along डाउनवर्ड डायरेक्शन। फाइनली क्या होगा, ये ब्लॉक अपवर्ड मूव करेगा। आपसे सवाल क्या पूछा गया कि जिस समय ये थ्रेड वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, यू हैव टू फाइंड अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। ठीक है ना, ये सवाल आईआईटी में पूछा गया है। उसके बाद डिफरेंट पेपर्स में रिपीट हुआ है सवाल। बताइए कैसे करना पड़ेगा। कंडीशन समझ में आ गई आपको, दोनों पुली के बीच की डिस्टेंस फिक्स। पुलिस अपनी जगह से चल नहीं सकती, पुलिस आर फिक्स। और ये दिया हुआ है आपको कि थ्रेड्स आर पुल्ड डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी v। थ्रेड्स को वेलोसिटी v से डाउनवर्ड पुल करना है, फाइंड द अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। बताइए क्या लॉजिक लगाया जाए। सर बीच के डिस्टेंस को कांस्टेंट लेंगे। करेक्ट, ये डिवाइड कर दें इस तरह से। और जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में लिया था कि आप इस लंबाई को x मान लीजिए, इस हाइट को y मान लीजिए, इसको l मान लीजिए, जैसा पिछले क्वेश्चन में था। x, y और l में कनेक्शन क्या है? L square equal to x square plus y square. करेक्ट। और क्या यहाँ पर y फिक्स है? No, sir. No sir. क्या फिक्स है? X. X square. x फिक्स है, तो यहाँ x फिक्स है। अब आप यहाँ फिर डिफरेंशिएट करिए, dy dt ऑफ x स्क्वायर प्लस dy dt ऑफ y स्क्वायर, दिस इज dy dt ऑफ l स्क्वायर। ये हो जाएगा 0। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? यही आएगा क्या? Yes sir. Yes, sir. इसको डिफरेंशिएट करो आप, इज इट 2l dl by dt। ब्लॉक की अपवर्ड वेलोसिटी मतलब 1 सेकंड में y कोऑर्डिनेट में आने वाला चेंज, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। ये वैल्यू l by y dl by dt के बराबर है। अब ट्रायंगल में देखिए कि l by y कितना है। ये एंगल है 90, दिस इज बेस बाय हाइपोटेनस होता तो cos थीटा होता, मतलब y by l होता है Sec theta. वो होता cos Sec theta. sec थीटा, दिस इज sec थीटा। और ये जो वैल्यू दी है ये कितने के बराबर? वेलोसिटी V. Velocity. जितनी वेलोसिटी से खींच रहे हो आप, थ्रेड की लंबाई में उतने का ही चेंज आ रहा है। ये thickness आसानी से सॉल्व हो गया सवाल। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है पेपर्स में। तो सबसे पहले सवाल आईआईटी में पूछा गया, dy by dt is v by cos। करेक्ट। Yes sir. मतलब जो भी चीजें आप पढ़ोगे वो ग्रेजुअली चीजें इंटरलॉक्ड होती जाएंगी। फिजिक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी लॉजिक एक जगह बताया जाता है, तो पर्टिकुलरली आईआईटी में किसी भी टफ एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन कभी भी किसी सिंगल लॉजिक के ऊपर बेस्ड होते ही नहीं। इसीलिए वो सवाल फर्स्ट ग्लांस में समझ में कभी आते नहीं। सवाल इलेक्ट्रिसिटी का होगा तो लॉजिक मैकेनिक्स का लग रहा होगा, ठीक है ना, या सवाल थर्मोडायनेमिक्स का है लेकिन वो कोई कंसेप्ट मैकेनिक्स का उठा रहा है। तो जब तक आप उसके सारे मैथमेटिकल टूल्स में एक्सपर्ट नहीं हो तो वो डिसइंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल शुरुआती दौर है, सारी चीज भले आपको मालूम या ना हो, मैं स्टेप वाइज हर छोटी छोटी चीज बताऊंगा। और जहां भी कोई बात आपको नहीं मालूम, ऑल ऑफ यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग एट एनी टाइम। ठीक है ना, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी चीज आप कभी भी पूछ सकते हो। लेकिन आप नहीं भी पूछोगे तो भी मैं अपनी तरफ से सारी चीजें मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता। मैं ये मान के नहीं चल रहा हूँ कि आप 10th क्लास तक पढ़ के आओ तो आपको सब कुछ आता है। मैं जितनी भी चीज बताऊंगा वो सारी चीज की शुरुआत 0 से ही करूँ। फिर भी कभी कोई चीज स्किप हो जाती है, मैंने बताया आप नहीं समझ पाए, तो आप उसको कभी भी पूछ सकते हो, कोई हेजिटेट करने की बात नहीं। फिजिक्स में कभी भी कुछ याद करने का कोई रोल नहीं, कुछ भी याद कभी भी नहीं रखना। आपको सारे लॉजिक्स को इंटरकनेक्ट करते बनना चाहिए, वही फिजिक्स की। ठीक है ना, सारे जो पॉइंट्स आप पढ़ते हो, ये पॉइंट इससे कैसे कनेक्ट होगा, ये इससे कैसे कनेक्ट होगा, ये दिलचस्पी क्रिएट होने में थोड़ा सा आपको समय लगता है। और इसमें चीजें इतनी सारी हैं कि आप कितने भी होशियार हो उनको याद नहीं कर पाओगे।
तो जो भी कैंडिडेट्स उसको याद करते हैं, एग्जाम में नंबर के लिए जाते हैं, वो पढ़ने का तरीका अलग होता है, वो हमारा तरीका नहीं। आपके टेस्ट में 10 में से 10 नंबर ले आना, 10 से 9 ले आना, 10 से 8 ले आना, दैट इज डिफरेंट स्टडी। उस केस में क्या होता है, कई चीज आपको समझ नहीं भी आई, आपने याद कर ली तो आपका काम चल गया, 10 में 10 नंबर मिल गया। बट लॉन्ग टर्म में दैट इज नो यूज। मेरा कहना ये है, आपको एग्जाम में 10 में से 10 के बजाय 8 नंबर मिले, 7 मिले, लेकिन एक भी लॉजिक नहीं होना चाहिए जो आपने बाईपास किया। एक भी लॉजिक ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी नजर से निकल गया और आप उसको समझ नहीं पाए। हमारा फोकस इंपैसिव इस बात पर, ठीक है। आपको भी ये चीज ध्यान रखनी। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कहीं कुछ छूटता है तो मेरी नोटिस में रहता है, और फिर भी अपनी तरफ से आप लोग बिना हेजिटेशन के कोई भी चीज कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, भले वो कितनी भी छोटी है, उसकी फिक्र करने की बात। अब एक प्रोसेस होती है, ये लास्ट मैथमेटिकल टूल, उसे टूल्स और कई सारे हैं। डिफरेंशिएशन की एक अपोजिट प्रोसेस होती है, थोड़ा सा समय लगेगा इसको समझने में, इंटीग्रेशन। जैसे आप स्क्वायर और रूट में क्या कनेक्शन समझते हो, जैसे हम कहें एक्स का स्क्वायर और एक्स का रूट, ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे की अपोजिट है। यस क्या सर। आप कोई Yes, नंबर sir. अगर हम दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा देते हैं तो दोनों कैंसिल होकर 5 दे देते हैं। इसी तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप 5 को स्क्वायर करते हो कितना आता है, 25, और हम कहें कि 25 को स्क्वायर रूट कर दो तो क्या 5 आता है। यस सर। इसी तरह से क्या होता है, जैसे आप कहते हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ वो ऐसा लिखा जाता है। तो इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस होती है जो डिफरेंशिएशन की एग्जैक्टली अपोजिट होती है। इसके पूरे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को इन्वर्ट करते हुए बनाए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला रिजल्ट क्या पढ़ते हो आप, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये पढ़ते हैं आपके, दिस इज एन एक्स टू द पावर एन। जब पावर बाहर आती है मल्टीप्लीकेशन में तो पावर बैक कम हो जाता है। ये रिजल्ट जब इंटीग्रेशन में जाएगा तो उसको ऐसा लिखा जाएगा, ये जो साइन होता है ये इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है ना। किसको इंटीग्रेट करना है, एक्स टू द पावर एन, किस वेरिएबल के लिए करना है ये लिखना पड़ता है इनटू डी एक्स, मतलब दिस फंक्शन इज बीइंग इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वहां क्या कर रहे थे आप, पावर एक कम कर रहे थे, यहाँ पावर एक बढ़ जाएगी। यहाँ पावर से मल्टीप्लिकेशन किया था, यहाँ आप इस नंबर से डिवीजन करेंगे, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। हमारे काम का जो रिजल्ट है वो यही, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। जैसे मान लो हम आपको दे देते हैं एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए, सर एक्स टू दी x पावर by 4 power अपॉन 3. 4 अपॉन 4, करेक्ट। अच्छा मान लीजिए हम दे देते हैं एक्स टू द पावर माइनस 3, अब कितना आएगा, सर एक्स टू दी पावर X to माइनस the 2 power अपॉन -2 upon -2. अपॉन माइनस 2। अच्छा हमने एक्स टू द पावर माइनस 1 दे दिया, अब कितना आएगा, सर एक्स टू दी पावर X 0 अपॉन 1. एक्स टू द पावर, अब कितना आएगा, सर एक्स Sir, का 0। भाई आपका तरीका ये कह रहा है कि इसमें 1 जोड़ दीजिए, अगर हम जोड़ देते हैं तो एक्स टू द पावर 0 अपॉन में 0 आ गया, मतलब कितना हुआ, infinity. 1. ये नॉट डिफाइंड चीज आ गई ना, ये ऐसी चीज आ गई जो डिफाइंड नहीं किया गया। एक्चुअली जो फॉर्मूला है ये तब अपनी वैलिडिटी खो देता है जब ये चीज 0 हो जाए, मतलब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है n इज इक्वल टू -1 की। आप -1 के अलावा कोई भी पावर, फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर n इज इक्वल टू क्लियर। अब अगले फॉर्मूले को देखिए, आप पढ़ते हो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है, मतलब 1 बाई एक्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो कितना आ जाएगा, Log x. X. log x। इसके डिफरेंशिएशन से यार मतलब इसके इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, log x। ये अगला आपका फॉर्मूला है कि 1 बाई एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं वी शुड बी गेटिंग log x ऑन दिस, log x में कुछ नहीं लिखा है, मतलब बेसिस। अच्छा अब अगले फॉर्मूले को देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ पी टू, डिफरेंशिएशन कितना होता है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल, तो इसका इंटीग्रेशन भी कितना आएगा,